बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करता है खबरों का। दिल्ली में आज से शुरू होने वाले भारत आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें, इस सम्मेलन के जरिए भारत दक्षिण पूर्व एशियाई गुट के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहेगा। तो वहीं इस बार गणतंत्र दिवस भी बेहद खास होने वाला है। इस बार राजपथ पर आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे और भारत के शक्ति प्रदर्शन से रूबरू होंगे। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब गणतंत्र दिवस के मौके पर एक साथ 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष खास मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। दिल्ली में आज से शुरू होने वाले भारत आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से विनीत हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत, दिल्ली में आज से भारत आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम जो है वो 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं। हैदराबाद में हाउस में उनकी मुलाकात में हुई है और उससे थोड़ी देर बाद वो सभी राष्ट्रपति बन जाएंगे, जहां पर मैं सारे डिग्निटरीज के साथ जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ भारत के राष्ट्रपति मुलाकात करेंगे। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुलाकात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि मुगल गार्डन में वो जो कल्चरल प्रोग्राम है उसका आयोजन किया जाएगा और एक इंटरेक्शन होगा, वो भी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुगल गार्डन में वह पूरे दिखाया जाएगा और वहाँ पर पीएम जो है, राष्ट्रपति जो है, उन्हें लंच देंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आसियान देशों के साथ जो संबंध है उसकी अगर हम चर्चा करें तो वहाँ पर आसियान देशों में संभावनाएं बहुत हैं, व्यापार की संभावनाएं बहुत हैं, इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं बहुत हैं। हालांकि भारत जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि आसियान देशों के साथ बेहतर रिश्ते किए जाए और जो रिश्ते हैं वो दोनों के देशों के साथ बेहतर तो हैं ही और उन्हें प्रगाढ़ता देने की बात भारत वो कर रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ करें, ट्रेड के साथ साथ करें, तो इसके साथ साथ दोनों देशों को जो भारत और आसियान देशों के साथ जो जियोलॉजिकल कंडीशंस जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के पड़ोसी आसियान देश है और जो चीन है, चीन के पड़ोसी भी आसियान देश है। हालांकि चीन जो है वो आसियान देशों में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन भारत भी आसियान देशों में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और साथ ही साथ जो टू डिप्लोमेसी तहत जो संबंध में प्रगाढ़ता लाई जाती है उसकी भी भारत कोशिश कर रहा है। और इसी के तहत जी विनीत, ये कहा जा सकता है कि ये सम्मेलन दोनों देशों के लिए मजबूती के तौर पर सामने तस्वीर लेकर के आएगा। तमाम जानकारियों के लिए विनीत बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। जैसलमेर से बड़ी खबर मिल रही है। डांडेवाला में कुएं से गैस का रिसाव अभी भी जारी है। 7 दिन बाद भी नहीं रोका जा सका रिसाव। गुजरात से एक्सपर्ट्स की टीम यहां पर बुला ली गई है और आपको बता दें, इसी के चलते ग्रामीणों को दूर तक सुनाई दे रही गैस रिसाव की आवाज। ग्रामीणों और पशुपालकों में दहशत का यहां पर माहौल देखने को मिल रहा है। जैसलमेर के डांडेवाला में गैस रिसाव जारी है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सिकंदर हमारे साथ संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सिकंदर, फिलहाल क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? जी नुपुर, फिलहाल डांडेवाला में गुजरात की कंपनी है एटलस, उसने अपने विदेशी जो दक्ष जो इंजीनियर है उनको यहाँ पर बुलाया है। वो वहाँ पहुंच चुके मौके पर और वो प्रयास कर रहे हैं लगातार। इसके अलावा जो कुआं है उसमें अंदर से एक अलग से पाइपलाइन लगाई गई है। उस पाइपलाइन से उस गैस को बाहर छोड़ा जा रहा है ताकि कुएं को नुकसान नहीं पहुंचे और उसको जो पाइपलाइन है उसकी आवाज दूर तक आ रही है ग्रामीणों के पास में और काफी दहशत पे है। प्रयास लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि 1-2 दिन लगेंगे इसको अभी तक बंद करने में। जी नुपुर जी, लेकिन 7 दिन बाद भी अभी तक रुक नहीं पाया रिसाव, तो क्या कुछ चुनौतियां इस दौरान यहाँ पर रोकने में देखी जा रही है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 2 साल पहले भी इस तरह का जो कुआं नंबर 9 था गैस का, उसमें भी गैस का रिसाव हुआ था, तब काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, ग्रामीणों में काफी दहशत थी, 15 दिन लगे थे इसको बंद करने में। तो उसी तरह से 1 नंबर कुएं में इस बार जो गैस का रिसाव हो रहा है उसको लेकर भी काफी एहतियात बरती जा रही है। जितने जो इलाके उनके आसपास के, उन लोगों को कहा गया कि वो उस तरफ ना आए, जो पशुपालक है उनको कहा गया अपने पशुओं को यहाँ न लेके आया जाए। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहां पर जितने जो अधिकारी हैं जो ऑयल इंडिया लिमिटेड के, वो वहां पर मौजूद है, कोशिश की जाए इसको जल्द से जल्द बंद करने की। जी साथ ही सिकंदर, लेकिन फिर भी ग्रामीणों को दूर तक गैस रिसाव की यहाँ पर आवाज सुनाई दे रही है, इससे ग्रामीण खौफजदा है। तो इसके लिए ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए? अभी इस बारे में उससे अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन जो ग्रामीणों की बात करें वो काफी भयभीत है और उनकी तरफ से समाचार है कि वो जो 2 साल पहले जो घटना थी उसको लेकर उसी तर्ज पे अभी इस बार भी भयभीत है और वो डर रहे हैं कि अपने पशुपालकों के साथ में कहीं वहां न निकले, वहां आग न लग जाए, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घट जाए। इसको लेकर जो ग्रामीण है वो इलाके दूर है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करे जा रहे हैं कि वो उस तरफ न पहुंचे। जी सिकंदर, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें खबर जैसलमेर से, जहां पर डांडेवाला में कुएं से गैस का रिसाव अभी भी जारी है। 7 दिन बाद भी यहां पर रिसाव रोकने में सारे मंसूबे नाकाम रहे। गुजरात से एक्सपर्ट्स की टीम यहां पर बुला ली गई। ग्रामीणों को दूर तक इसकी आवाज भी सुनाई दे रही है, इससे ग्रामीण खौफजदा है। पशुपालकों में दहशत का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। खबर जैसलमेर से, जहां पर जैसलमेर के डांडेवाला में गैस रिसाव अभी भी जारी है। 7 दिन हो चुके हैं, प्रयास अभी भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब तक सारे प्रयास नाकाम साबित हुए। इसके चलते गुजरात से एक्सपर्ट्स की टीम भी बुला ली गई है और ग्रामीण और पशुपालक यहां पर इसी के चलते खौफजदा हुए हैं। और अब बात करते हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की। जयपुर में साहित्य का महाकुंभ का आज से आगाज हुआ। आपको बता दें जयपुर में साहित्य का महाकुंभ आज से सज चुका है। 29 जनवरी तक ये लिटरेचर फेस्टिवल जारी रहेगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप इस फेस्टिवल की देख सकते हैं। डिग्गी पैलेस में इस फेस्टिवल का आगाज हुआ है। आज से 5 दिन तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत। जयपुर साहित्य उत्सव आज से 250 से ज्यादा सत्र इसमें होंगे। विश्व में अपनी पहचान बना चुका जयपुर साहित्य उत्सव गुरुवार से आज यानी कि आज से शुरू हो चुका है। शब्दों, कहानी, कविता और साहित्य से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियां इसमें शिरकत करेंगी। विश्व में अपनी पहचान बना चुका जयपुर साहित्य उत्सव आज से शुरू हो चुका है और सभी साहित्यकार अपने शब्दों से आज इस कार्यक्रम में शब्दों का जादू यहां पर बिखेरेंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कई तरह के सत्र इसमें होंगे, कई तरह की भाषाओं में ये फेस्टिवल होगा और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है, जो कि 5 दिन तक, अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। इस आयोजन में हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, पंजाबी और सिंधी भाषा के साहित्य लेखन पर मंथन का दौर 5 दिनों तक जारी रहेगा। साहित्य से जुड़ी विभिन्न विधाओं के जानकार जयपुर साहित्य उत्सव में शामिल होकर शब्दों का जादू यहां पर बिखेरेंगे। जयपुर के डिग्गी पैलेस में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर साहित्य और कला प्रेमी अपने पसंदीदा लेखकों को सुनने के लिए इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। और 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस कार्यक्रम के रंगारंग आगाज की। जयपुर में आज से साहित्य महाकुंभ का आगाज हो चुका है, जो कि अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। इसमें सभी साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक, कवि, कहानीकार अपने शब्दों का जादू इन 5 दिनों में बिखेरेंगे। विश्व में अपनी पहचान बना चुका जयपुर साहित्य उत्सव की शुरुआत आज से हो चुकी है। शब्दों, कहानी, कविता, साहित्य से जुड़ी कई जानी मानी हस्तियां इसमें शामिल होंगी। विश्व में अपनी पहचान बना चुका जयपुर साहित्य उत्सव का रंगारंग आगाज की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साहित्य का ये मेला पूरे 5 दिन तक चलेगा और इसमें 250 से भी ज्यादा सत्र होंगे। साहित्य और उससे जुड़ी विभिन्न विधाओं के जानकार जयपुर साहित्य उत्सव में शामिल होकर अपने शब्दों का जादू इन 5 दिनों में बिखेरेंगे।
आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और इसी के चलते ओटीएस सभागार में कार्यक्रम हो रहा है जागरूकता के प्रयासों के लिए। मतदाता के जागरूकता के प्रयासों के लिए 27 लोगों को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और ओटीएस सभागार में कार्यक्रम हो रहा है। मतदाता जागरूकता के प्रयासों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसी के चलते 27 लोगों को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित तिवारी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अंकित, जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के जरिए किस तरीके से मतदाताओं को जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह शुरू हो चुका है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट एडविन को कहूंगा कि एक बार सीधी तस्वीर दिखाए। निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा यहां पर पहुंच चुके हैं, अश्विनी भगत यहां पर आ चुके हैं, पूर्व सीएस यहां पर मौजूद है, साथ ही जिला निर्वाचन विभाग से जुड़े सभी अधिकारी हैं। यहां पर जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझड़िया वो भी यहां पर मौजूद है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका भी उद्घाटन किया गया है और एक फोटो प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही बच्चों ने जिस तरीके से पूरा अब तक की प्रतियोगिताओं में भाग लिया, उसमें पेंटिंग प्रदर्शनी, उनका भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा से जानेंगे, सर मतदाता जागरूकता के लिए ऐसे कार्यक्रम बेहद जरूरी है, आप क्या कहेंगे? इधर ये बात की बात है यार, अभी इनको कार्यक्रम नहीं हुआ। हमारे साथ अश्विनी भगत जी हैं, अभी नहीं तो जो निर्वाचन के अधिकारी है इस जागरूकता के मौके पर बोलना ही नहीं चाह रहे हैं और ये कार्यक्रम जागरूकता के लिए लगाया गया है। आप देख रहे हैं कि ऐसे में कैसे जागरूकता हो पाएगी जब अधिकारी बोलने से ही बच रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रयास किए गए हैं वो बेहतरीन हैं। और यहाँ पर कुछ फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से भी दिखाना चाहेंगे कि इस तरह की उठो यूथ चलो पोलिंग बूथ है, इनसे नहीं डरना, अपना है फर्ज निभाना, ऐसी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही उठो यूथ चलो पोलिंग बूथ के जरिए भी बताया गया है अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, ये चीज भी इन फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से बताई गई है। और यहाँ पर इस फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जा रहा है और इस फोटो प्रदर्शनी के जरिए सुगम निर्वाचन कैसे हो, वृहद पंजीकरण मतदाता अभियान के तहत और नेशनल इलेक्शन क्विज जो 2017 हुई थी, इंटरेक्टिव स्कूल प्रोग्राम हुए थे, उन सभी को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और आपका वोट आपकी जीत के बताया गया है कि किस तरह से यह है। और अलग अलग जो यह पेंटिंग्स हैं आप ईटीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपका वोट आपकी जीत हम सभी से बनता है, यह लोकतंत्र, वोट दो जपो या मंत्र। तो और वोट की ताकत दिखाते हुए कुछ जो स्कूली बच्चों ने जो पेंटिंग्स बनाई है उनके बारे में बताया गया। युवा शक्ति करें अपने आप से ये वादा, मतदान हो ज़्यादा से ज़्यादा, इस तरह के सभी जो है। और एक नई तकनीक जो वीवीपैट मशीन यहाँ पर पहली बार उपचुनाव में उपयोग में की जानी है, वो भी यहाँ पर फोटो चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की जा रही है। जी अंकित, ये प्रदर्शनी ही प्रयास है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। साथ ही जानना चाहेंगे जो यहाँ पर बात की गई कि 27 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, तो किस आधार पर 27 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल, जिला स्तर पर जिन्होंने मतदाता जागरूकता के लिए बेहतर काम किया गया है उनको यहाँ पर आज सम्मानित किया जाना है। इनमें 3 जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं इससे जुड़े हुए जो बीएलओ हैं और पूरे प्रक्रिया में जिन लोगों का जागरूकताओं का और सरकारी स्कूल जो अध्यापक हैं, बच्चे हैं, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और प्रयास यहाँ पर ये है कि मतदाता जागरूकता के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाएँ, मतदान केंद्रों की ओर, अपने लोकतांत्रिक हक की ओर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे और एक जन भागीदारी बने अपनी सरकार चुनने में, इसकी कोशिश यहाँ पर की गई है। जी अंकित, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और इसी के चलते आज ओटीएस सभागार में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मतदाता जागरूकता के प्रयासों के लिए 27 लोगों को इस कार्यक्रम के जरिए सम्मानित किया जाएगा। तमाम तरह के प्रयास इस कार्यक्रम में किए जा रहे हैं जिनके जरिए मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास यहां पर किया जाएगा और जिन लोगों ने मतदाता जागरूकता प्रयास में अपनी सहभागिता निभाई है उन लोगों को यहां पर सम्मानित किया जाएगा।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज और मतदाता जागरूकता के प्रयासों के लिए 27 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। ओटीएस सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और अब बात करते हैं पद्मावत की अग्नि परीक्षा की। भंसाली की पद्मावत कई राज्यों में रिलीज हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच फिल्म पद्मावत रिलीज की गई। आपको बता दें, दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में पद्मावत मूवी को रिलीज किया गया। बढ़ते हैं आगे। आरसीए का निलंबन खत्म होगा। आज आपको बता दें, फिर होगी आरसीए मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई की जाएगी। बीसीसीआई को अंडरटेकिंग भी भेजी जाएगी। आरसीए अध्यक्ष और सचिव की तरफ से ये अंडरटेकिंग भेजी जाएगी और बीसीसीआई की शर्तों को माना जाएगा। साथ ही निलंबन भी समाप्त हो पाएगा। आज आरसीए का निलंबन खत्म होगा और इसी के चलते आज फिर आरसीए मामले में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में यह सुनवाई की जाएगी। बीसीसीआई को इसके लिए अंडरटेकिंग भी भेजी जाएगी। साथ ही आरसीए अध्यक्ष और सचिव की तरफ से ये अंडरटेकिंग भेजी जाएगी और बीसीसीआई की शर्तों को यहां पर माना जाएगा। साथ ही निलंबन भी समाप्त हो पाएगा आरसीए का। दिल्ली में आज से शुरू होने वाले भारत आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस सम्मेलन के जरिए भारत दक्षिण पूर्व एशियाई गुट के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करना चाहेगा। तो वहीं इस बार गणतंत्र दिवस भी बेहद खास होने वाला है। साथ ही आपको बता दें, इस बार राजपथ पर आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे और भारत के शक्ति प्रदर्शन से रूबरू होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अमित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, लुक इस पॉलिसी के तहत जो भारत की है, एक नया आयाम लिखा जाएगा अगले 2 दिनों में। और जो लगभग सभी 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आ चुके हैं यहाँ पर और करीब 12:30 के आसपास राष्ट्रपति उन राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में भोज देंगे, जिसके बाद कुछ देर बाद जिसके प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मैरीटाइम सिक्योरिटी पर एक अहम कॉन्फ्रेंस होगी। चूंकि आसियान के देशों की जो समुद्री सीमा है और भारत का बड़ा हिस्सा समुद्री सीमा को छूता है, तो इस पर एक गहन चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर इन देशों को साथ जोड़ने के लिए एक नया कदम बढ़ा है और सारे गेस्ट आ चुके हैं और 12:30 बजे भारत के राष्ट्रपति इनके सम्मान में भोज करेंगे। जी, ये कहा जा सकता है कि रिश्तों को मजबूत करने की कवायद है ये सम्मेलन। न केवल रिश्तों को मजबूत करने की, बल्कि इससे कई कदम आगे जाने की और आने वाले दिनों में जो एक पावर इक्वेशन है पूरे विश्व में और खास तौर पर एशिया में, ये सम्मेलन, आसियान सम्मेलन भारत में अगले 2 दिन काफी हद तक इसकी व्याख्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। वजह साफ है कि इन 10 देशों का जो सहयोग है, लुकीस पॉलिसी जो भारत की थी 25 साल पहले, अब वो अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है और अब आगे एक रणनीतिक भागीदार और एक मजबूत भागीदार भारत और आसियान के देश बनेंगे इन 2 दिनों के बाद। जी, साथ ही अमित ये भी जानना चाहेंगे कि सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, 10 देश हैं यहाँ पर और 3 मुद्दे जो अहम हैं जिन पर चर्चा होगी। सबसे अहम है आंतरिक सुरक्षा इन 10 देशों की और भारत की। दूसरा, व्यापार, जिसमें खास तौर पर कपड़ों का व्यापार शामिल है, उन पर चर्चा है। और तीसरा, किस तरीके से भारत में आसियान के लोगों के लिए रोजगार मुहैया हो और आसियान के देशों में भारत के लोगों के लिए रोजगार मुहैया हो। इन तीनों मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी और यही उम्मीद की जा रही है कि इस सम्मेलन के बाद इन तीनों क्षेत्र में बराबर सहयोग बढ़ेगा और एक बड़ी भागीदारी दोनों पक्षों के बीच देखने को मिलेगी। जी, हमें तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आपको बता दें आज भारत आसियान सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। आसियान के राष्ट्राध्यक्ष इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा इस सम्मेलन में होने जा रही है। साथ ही इसको रिश्तों के मजबूती के तौर पर भी देखा जा रहा है। 3 अहम मुद्दे इस सम्मेलन में रहने वाले, जिनमें आंतरिक सुरक्षा और रोजगार व्यापार को बढ़ावा देना मुख्य मुद्दा इस सम्मेलन में रहेगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साथ ही हमारी ताजा खबरों के लिए news18rajasthan.com पर लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।